गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब। नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। जब जब जुम्मा आता है चेहरे की खुशी जो है मज़ीद बढ़ जाती है कि वीकेंड आ गया है और छुट्टी भी मिलेगी और फिर बाहर जाने के प्रोग्राम भी बनेंगे। लेकिन बाहर वो लोग जा सकते हैं जहां पर 6 बजे के बाद पाबंदी नहीं है, यानी सिंध से बाहर रहने वाले लोग। लेकिन सिंध वालों के लिए मसला है क्योंकि एहतियात नहीं की और कोरोना जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है, तबाही मचा रखी है। चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, अमवात में भी इजाफा हो गया है। 24 घंटे में 86 अफराद इंतकाल कर गए हैं और मस्बत केसेस की अगर मैं बात करूँ तो मस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज़ायद हो चुकी है। ये तो कराची की सूरत हाल थी। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसका फैसला आज सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट्स भी बंद हो रही हैं, इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सर्विस को बंद करने की तजवीज़ भी सामने आई है। कराची हो जाए, लाहौर हो जाए, फैसलाबाद हो जाए या वफाकी दारुल हुकूमत हो जाए, हर जगह पर एहतियात लाजिम है। यानी अगर कराची वाले ये सोच रहे हैं कि ठीक है एहतियात नहीं हुई तो यहाँ पर मामला ज़रा अलग है, लाहौर में एहतियात हो गई है, इस्लामाबाद में एहतियात हो गई है तो अब हम रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद वालों को भी उतनी ही एहतियात करनी है, लाहौर वालों को भी उतनी ही एहतियात करनी है, क्योंकि इस वबा का वाहिद हल या तो वैक्सीनेशन है या फिर एहतियात है। एहतियात कैसे की जा सकती है? मास्क लगा के, समाजी फासले को मेंटेन करके, वैक्सीनेशन लगवा के। अब तो वैक्सीनेशन लगवाने का जो अमल है उसको आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है, यानी आप जो है वो ड्राइव थ्रू भी लगवा सकते हैं, वॉक इन भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए ये भी सहूलत है कि घर आके भी वैक्सीनेशन उनकी हो सकती है। सो अगर किसी भी वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से या कुछ भी आप नहीं जा सकते तो आप ये जो तरीके ना, इन तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या माहौल है और इसके साथ ही साथ वहाँ का मौसम कैसा है? शुएब जो है मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शुएब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग महक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बड़ा दुरुस्त आपने कहा महक कि शहर कोई भी हो, एहतियात सबको करनी है। कोविड जिस शहर में जिस तरीके से भी फैले, बहरहाल हमें एहतियात करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि कराची में अगर ट्रांसमिशन रेट या पॉजिटिविटी रेशो इस 30% तो किसी और शहर में अगर कम है तो एहतियात नहीं करनी, बहरहाल एहतियात करनी है। आपने जिस तरह बताया कि 7.25% इस वक्त शरह पॉजिटिविटी की, तो जाहिर है एक ओवरऑल पॉजिटिविटी रेशो अगर 7.75 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर इससे कम है, बहुत से जगहों पर इससे बहुत ज्यादा है। अब ज़ाहिर 30% कराची में, जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि कराची शहर में क्या होना चाहिए, कल हमने डिटेल सेगमेंट किया था। मुझे लगता है महक कि उसका असर ये हुआ कि हमें उस पर अब नजर आ रही है बात होती हुई। जिस तरह असद उमर साहब ने भी कहा कि असद उमर साहब ने खैर मुखालिफत की है, जो हमने कल प्रोग्राम में डिस्कशन की, क्या होना चाहिए, लॉकडाउन पूरा नहीं लगना चाहिए। वो ये कहते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। सरबराह है एनसीओसी के, उनकी ये राय है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तारीफ जरूर की है सिंध हुकूमत की कि डायनामिक इनके स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो कि कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो बेरोजगारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बात वैक्सीनेशन की आपने की महक, जहां जहां जिस जिस शहर में जिस जिस इलाके में घर घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। कराची में क्या सूरत हाल है ये मुझे आप बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि वहां पर कुछ खबरें ऐसी जरूर आई हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग इंतजार करें। लेकिन इसमें एक बड़ा, मैं एहतियात से एक जुमला कहता हूं, ताखीर करने वालों को अब इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन शुएब देखें कि एक अच्छी चीज़, अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें देखें कि एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट लोगों को समझ तो आ गई ना कि वैक्सीन लगवाना कितनी ज़रूरी है। जो लंबी लंबी हम लाइनें देख रहे हैं ना, उससे दिल को थोड़ी तसल्ली ये होती है कि चलें, किसी टाइम पर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली देखते थे, लेकिन अब वहाँ पर जो लंबी कतारें हैं वो इस बात का सबूत है कि अच्छा, लोगों के अंदर इतना शऊर, या लोग जो है इतने समझदार हो चुके हैं कि वैक्सीन लगवानी है, खुद को वैक्सीनेट करवाना है। जब तक खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे, और महक शायद इसमें एक अहम रोल, इसमें एक अहम रोल मीडिया का रहा है, हमारा रहा है, इस शो का मैं कहूँगा स्पेशली रहा है। वाई? बिकॉज हमने इस पर डिटेल से बात करने के साथ साथ आगाही इस तरीके से दी कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और इस माहौल में जबकि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो अगर वैक्सीन लगवाई है तो कोरोना या तो नहीं होगा, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोविड होता है तो उसके बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे। बिकॉज 90% जो केसेस रिपोर्ट हुए हॉस्पिटल के,
उनको वैक्सीन नहीं लगी और फिर एक अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि कराची में जितने भी केसेस हो रहे हैं वो 100% जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। यानी मैंने अभी तक जितना पढ़ा है डेल्टा वेरिएंट के बारे में कि पहले ऐसा ही है। आपको अगर डेल्टा वेरिएंट वाला कोविड नहीं होता था तो आपके घर का शायद एक फर्द मुतासिर होता था, लेकिन अगर किसी शख्स को डेल्टा वेरिएंट कोविड है तो उसके घर का जो पूरा अमला है उसको मजबूरन क्वारंटीन होना पड़ता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। और जब हम बात करते हैं कि जनाब आपकी एहतियात के लिए हुकूमत पॉलिसी बनाती है, आपकी एहतियात के लिए SOPs का ऐलान किया जाता है, तो प्लीज़ इसमें आपकी बेहतरी है, आपके साथ साथ आपके प्यारों की बेहतरी है। जब प्यारों की बेहतरी होती है तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारी खारिजा पॉलिसी है, वो भी अपने लोगों के हमेशा उनके तहफ़्फ़ुज़ की, उनकी सिक्योरिटी की बात करती है। एक बार फिर से मैं बात कर लूँगी ज़रा पड़ोसी मुल्क की। डेली हम जिक्र करते हैं अफ़गानिस्तान के अमन की, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है और वहाँ का अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की जंग में तेज़ी आ चुकी है। तालिबान कंधार में दाखिल हो गए हैं। लश्करगाह के बड़े हिस्से और लोगर में असलहे के ज़ख़ीरे पर कब्ज़ा किया गया है। लड़ाई में हेलमंद का पुलिस चीफ जो है वो मारा गया है। नंगरहार में अफगान कमांडोज ने घरों को धमाके से उड़ा दिया है। अमरीकी तारीखदान एंड्रयू जो है वो कहते हैं कि गरूर और तकब्बुर जैसे जनरल्स जो हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, उन्होंने अमरीका को अफगानिस्तान में शिकस्त से दो चार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पाक अफगान यूथ फोरम के वक्त से कल बातचीत की और बड़े वाज़ेह अल्फाज में खान साहब ने कहा कि हमें तालिबान से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान में हम अमन चाहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस बात पर हमारे सब पॉलिटिशियंस एक पेज पे नज़र आते हैं, चाहे उनके आपसी अख्तलाफात हो, लेकिन अफगान अमन अमल के बारे में वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, वो सब एक पेज पर है। और यही चीज़ जो है DGISPR भी कह चुके हैं। अफगान रहनुमाओं के पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात हैं वो यकीनन अफसोसनाक है और कल भी हमने इस पर बात की थी, आज भी हम करें कि ये भारतीय प्रोपेगेंडा है। खित्ते का कोई मुल्क अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से बराबरी का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अफगान तालिबान को टेबल पर लाने के लिए बड़ी कोशिशें की। ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो भी शायद किसी हद तक जो है अफगान तालिबान को टेबल टॉक पर लाने में कामयाब नहीं हो सके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ पर बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर बहुत ज़्यादा काम किया है। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, अफगान अमन अमल में इंडिया की शमूलियत काबिल कबूल नहीं है। कल भी और परसों भी खान साहब ये वाज़ेह कह चुके हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा से मुताल्लिक़ खान साहब ने कहा कि बयानात में तज़ाद है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा था कल जब उनकी गुफ्तगू हुई थी अफगान मीडिया के वफ्द से, वो जरा आपको दिखाते हैं। Didn't get the answers because the police has now all the record, all the areas where she went, and it doesn't tally with what her accounts are. There's a discrepancy there. तो खान साहब का हमेशा से पैगाम जो है पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो चाहे किसी भी फोरम पर बैठ के बात कर रहे हों, पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ शेबिया हो जाए या फिर कश्मीरियों की बात हो जाए, बड़ा वाज़ेह रहा है। मोहिद यूसुफ साहब जो हैं वो भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि अब जो अफ़गानी हैं हम उनको पाकिस्तान में पनाह नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हमेशा से अफ़गान भाइयों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और महक, कल उन्होंने एक बात और भी की कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ज़रूरत है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये भी बहुत एक अच्छी बात की गई है कि हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है। इट्स नॉट लाइक दिस कि सिर्फ एक मुल्क को दूसरे की ज़रूरत है, हम दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ ताउन की ज़रूरत है इस खित्ते के अमन के लिए। चलिए ज़रा एक और ख़बर भी शेयर कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक से मुताल्लिक, जिसने पाकिस्तानियों का दिल जीता। मैं बात कर रहा हूँ तलहा तालिब की। वेट लिफ्टर तलहा तालिब अब जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो वालेहाना इनका इस्तकबाल किया गया है। 67 किलोग्राम कैटेगरी 5वीं पोजीशन हासिल की। बेशक मेडल नहीं हासिल किया, दिल जीत लिए। जो हार पहनाए गए हैं पाकिस्तानियों की जानिब से, जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, वो उस मेडल से भी बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जो इनकी कोशिश थी, जो इनकी जिद्दोजहद थी, जो इनकी मेहनत थी, वो हमें नज़र आई है। तो जाहिर है वो जो उनकी जर्नी है उस पर बात ज़्यादा हुई है। भले 5वीं पोजीशन, हमारे लिए वो पहली पोजीशन है महक, बिकॉज जाहिर है दिल जीता पाकिस्तानियों का इन्होंने। बिल्कुल। और जब उनका इस्तकबाल हुआ लाहौर वो पहुंचे, आई थिंक हम वो मनासिर दिखा देते हैं के सामने पाकिस्तान का परचम लहराया है। इतनी अच्छी मैंने परफॉर्मेंस दी और उम्मीद है कि ओलंपिक्स है उसमें मैं अच्छी तैयारी करूंगा और गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। अब अगर हुकूमत स्पोर्ट पहले भी करती है, अब भी मजीद मैं उनसे कहूँगा कि ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि जो
इस दफ़ा जो कमी पेशी रह गया वो अगली दफ़ा निकल जाए। 2 किलो से मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है और उम्मीद है कि अगली दफ़ा गोल्ड मेडल ही आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस दफ़ा 5वीं पोजीशन हासिल किया, अगली दफ़ा मजीद मेहनत होगी तो गोल्ड मेडल भी इनके गले में हमें नजर आएगा। चलें जनाब, एक दफ़ा फिर से कोरोना वायरस ने जो तबाहकारियाँ फैलाई हैं उसका ज़हम बड़ी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है जनाब। चौथी लहर है और ये लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने एहतियात नहीं किया और ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने की वजह से अस्पतालों में मुसलसल दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वेंटिलेटर्स कम नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं कराची की बात तो कराची में मुख्तलिफ वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होने के बाद अस्पतालों में गुंजाइश कम हो रही है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि रही नहीं है बाकी तो गलत नहीं होगा। आज मुख्तलिफ शहरों से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान कहां कोविड-19 की क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में क्या हो रहा है और इसके अलावा कहाँ लोग कितनी एहतियात करें और कितनी नहीं करें। सबसे पहले रुक करेंगे शहर कायद का। बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी है। मुदस्सिर नज़ीर से जानते हैं कि कोरोना ने कराची वालों को कितना मुतासिर किया है और इसके साथ साथ कराची में इस वक्त हालात क्या हैं। मुदस्सिर बताइएगा। वेरिएंट का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटों में सिंध भर में 43 कोरोना के मरीज दम तोड़ चुके हैं, मगर अफसोस यहां एहतियात नाम की कोई चीज नहीं। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। अब तक की मालूमात के मुताबिक सिंध भर में 24 घंटों में 44 कोरोना के मरीज दम तोड़ चुके हैं। एहतियाती तदाबीर से दूर शहरी इस बात से लाइल्म है कि कोरोना की शक्ल बिगड़ चुकी है। डेल्टा वेरिएंट का खतरा मंडला रहा है। एक हफ्ते के दौरान कराची में कोरोना केसेस मुस्बत आने की औसत शरह 25% से बढ़ चुकी है, जिनमें से बेशतर केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना तो वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है। इस उलझे सवाल को सुलझाने के लिए आइए माहिरीन से राब्ता करते हैं। अब तक हॉस्पिटल में जितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए उसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तकरीबन 85% लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कुछ लोगों में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनमें बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में भी गुंजाइश कम होती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में ICU बेड्स की किल्लत महकमा सेहत के लिए बड़ा इम्तिहान बन सकती है। इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर, लियारी जनरल और इंडस अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए कोई जगह नहीं। SIUT में भी ICU बेड्स भर चुके हैं। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ 10 ICU बेड्स खाली हैं। लियाकताबाद जनरल अस्पताल में 16, न्यू कराची में 10 और कोरंगी 5 में 16 ICU बेड्स खाली हैं, जबकि डाउ में कोरोना के मरीज रखने के लिए जगह दस्तयाब नहीं। जना अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 6 बेड्स दस्तयाब हैं। कराची के 36 निजी सरकारी कोरोना सेंटर्स के वार्ड्स में 530 ICU वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 347 पर मरीज जेर इलाज हैं। माहिरीन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ने जो हमसाया मुल्क भारत में तबाही मचाई है, वही खतरा अब शहर कराची पर मंडला रहा है। ये तो थी कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर में कोरोना कैसे पंजे गाड़ रहा है, आइए वहाँ की सूरत हाल भी जानते हैं। मुदस्सिर, आपने हमें डिटेल से कराची की सिचुएशन बताई और आपने जैसा जिक्र किया और गुफ्तगू की कि 85% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी और डेल्टा वेरिएंट ने उनको मुतासर किया और अब वो अस्पताल में। तो कराची की सूरत हाल थी। लाहौर पंजाब का एक बड़ा शहर, और लाहौर की सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर कितने मरीज इस वक्त हमें अस्पतालों में दिखाई दे रहे हैं, इस पर बात करने के दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, कराची की सूरत हाल तो ऐसी है कि जिस पर हम ये कह सकते हैं कि अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। लाहौर क्या बता रहा है? शोएब, देखें, जब भी कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी आना शुरू होती है तो शायद लोगों का ये ख्याल होता है कि अब जो है वो हम एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दें। लोग अपना मास्क जो है वो उतार देते हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है उनका ये ख्याल है कि शायद अब जो है वो हमें मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, हम उसी तरह से बाज़ारों में जा सकते हैं और रश पैदा कर सकते हैं। सूरत हाल अब ये है कि जिस तरह कराची में कोरोना के केसेस जो है वो ऊपर जा
जा रहे हैं, लाहौर में भी कोविड के केसेस की तादाद ज्यादा हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात कर सकूं, लाहौर में जो कोरोना केसेस की मस्बत शरह है वो 6.5 तक पहुंच गई है। 5% से ज्यादा जब शरह हो जाती है तो अलार्मिंग सिचुएशन होती है हुकूमत के लिए, और हुकूमत जो है वो सख्त फैसलों की तरफ जाना शुरू करती है। स्मार्ट लॉकडाउन होते हैं जो हमने पिछले तमाम सूरत हाल कोरोना की पिछले सालों में अभी जब से कोरोना शुरू हुआ है हम देखते रहे हैं। 5% से ज्यादा शरह पर सख्त फैसले करने पड़ते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि लाहौर में आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 298 हैं 24 घंटे के दौरान, और जो लाहौर के अस्पताल हैं उनमें सूरत हाल ये है कि 207 कुल वेंटिलेटर्स हैं लाहौर के सरकारी अस्पतालों में, जिनमें 65 जो है उन पर मरीज मौजूद हैं। 400 से जायद जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनमें से भी 162 पर मरीज मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके बाद दीगर शहर हैं जिनमें फैसलाबाद शामिल है, रावलपिंडी शामिल है और फिर मुल्तान शामिल है। वैक्सीनेशन की तादाद में तो इजाफा हमने शोएब देखा है कि हो रहा है, और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो 5 लाख से ज्यादा अफराद को पंजाब के अंदर वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि लोग जो है वो SOPs पर उस तरह से अमल दरामद करते हुए अब मार्केटों में नजर नहीं आ रहे। वो उसी तरह से दोबारा से जो है वो चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिले इंतजामिया भी इस पर कोशिश कर रही है, वो मास्क तकसीम कर रही है। मुफ्त के मास्क जो है वो लोगों को मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में भी 70% जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट रिपोर्ट हो रहा है। ये दानियल बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और कराची की भी सूरत हाल ऐसी है, कराची लाहौर 2 जगहों की सूरत हाल हमने आपको बताई। जरा पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर की सूरत हाल से आप मुतालिक आपको आगाह करते हैं। पेशावर में कोरोना की चौथी लहर ने पंजे गाड़ दिए हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पेशावर में 11% मस्बत केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रहम यूसुफजई से। जी रहम, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सबसे कम तरीन जो शरह यहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी आज से महीना पहले वो सिर्फ 2% थी। अब खैबर पख्तूनख्वा की जो शरह है वो 3% पे पहुँच गई है और पेशावर शहर की जो कम तरीन सतह थी वो 3% पे आ गई थी। लेकिन अब यहाँ शहर में 11% मुस्बत केसेस की शरह तक पहुँच गई है, जो कि एक अलार्म सिचुएशन है। क्या वजह है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, क्या वजह है कि SOPs को फॉलो नहीं करते, आइए जानते हैं। मास्क दे रहे हैं, आप लगा लेंगे? इसकी हमको पहले वजह बताई है ना। कोरोना से हिफाजत है ना, आप कोरोना से बच सकते हैं। अगर ये अटैक नहीं करेगा, इसके बगैर नहीं बच सकते हैं ना। बिल्कुल। आपको यकीन है? कम से कम इससे ज्यादा आप इससे ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं। नहीं, हमको ऐसे यकीन नहीं है ना। पहले भी हम वायरस जो आप नाक और मुंह के जरिए अंदर जाते हैं और आप इससे नाक और मुंह इससे आपका डाउन करते हैं। अच्छा, हमको ऐसे यकीन नहीं आता कि हम इससे बच सकते हैं। यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको मास्क दे रहे हैं, आप इसको लगा लें, ठीक है? अच्छा, लगा लो, आप मास्क भी लगा लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मास्क क्यों नहीं कर लगाया आपने? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अवैस अहमद। अवैस जी, बताएं कि आपको पता भी है कि कोरोना है, लेकिन फिर भी आपके साथी ने मास्क लगाया, आपने क्यों नहीं लगाया है? क्या वजह है आपने मास्क नहीं लगाया? असल में जल्दी थी। अच्छा, कोरोना है? वैसे कोरोना है, वैक्सीन के लिए आए थे। अच्छा ठीक है, हम आपको मास्क दे रहे हैं, अभी आप लगाओगे? जी जी ठीक है, ये लें आप समा की तरफ। लेकिन वैक्सीनेटेड है ना हम लोग? ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेट, मैं भी वैक्सीनेट हूँ, लेकिन फिर भी मास्क जरूरी है। चौथी लहर जो है वो खतरनाक है। तो हमारे लोग ये सोचते हैं कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई एविडेंस मिलती है या कुछ एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं तो वो उसमें हुकूमत का कोई अपना एक ख़ास फ़ायदा होता है, या ये लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करके ऊपर से कोई फंड्स वगैरह लेते हैं, या ये लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं कि इनको प्रोजेक्ट बना के ह्यूमैनिटी को सेल करते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव मेंटलिटीज़ होती है हेल्थ के हवाले से। आवाम को SOPs तो मस्ट फॉलो करना चाहिए सर। SOPs से हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। SOPs एक्चुअली एक सर्वाइवल सिस्टम है जिससे हमारे सेल्फ डिफेंस हमारा होता है।
अवाम की राय तो आपने जान ली। यहाँ पर अस्पतालों की सूरत हाल के बारे में मैं अगर बता दूं तो इस वक्त पेशावर के तीनों बड़े तदरीसी अस्पताल में 140 से जायद मरीज जेर इलाज है, जिनमें 60 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 710 बेड जो है वो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 300 बेड पर इस वक्त मरीज जेर इलाज हैं। 300 वेंटिलेटर्स को मुख्तस किया गया है, जिनमें 60 वेंटिलेटर जो है वो इस पर इस वक्त मरीज जेर इलाज हैं। इसके साथ साथ अस्पतालों में इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन जिस रफ्तार से इस चौथी लहर में मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, महकमे सेहत के मुताबिक इनको चंद ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ताकि इस जो कोरोना का जो फैलाव है इसको रोका जा सके। महकमे सेहत ने ये भी तजवीज़ दी है खैबर पख्तूनख्वा ने कि जो पेशावर शहर है यहाँ पे कुछ इलाकों में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है अगर आवाम की जानिब से कोरोना 120 किसी तरह जो है कुल्लम कुल्ला खिलाफवर्जी की जाने लगी। मजमूई तौर पर इस वक्त पेशावर के तीनों बड़े तदरीसी अस्पतालों में 140 से जायद मरीज जेर इलाज हैं, 60 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और रोजाना इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अवाम को ये महकमे सेहत की जानिब से ये अपील की जा रही है कि वो कोरोना 120 को फॉलो करें, मास्क का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा से ज्यादा करें और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ठीक है, बेहद शुक्रिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं और प्लीज़ वैक्सीनेशन सेंटर में अगर लंबी लंबी कतारें तो कोई मसला नहीं है। बाज़ारों में भी तो लंबी कतारों में खड़े होकर आप चीज़ें ख़रीदते हैं ना, तो थोड़ा यहाँ पर अपने ऊपर रहम कर लें। कराची की जब भी हम बात करते हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में एहतियात कहीं नज़र नहीं आ रही। जो फैल रहा है वायरस वो डेल्टा वेरियंट है और ये कितना ख़तरनाक है, शहरियों को किस हद तक मुतासर कर रहा है। और जैसा कि आती है खबर जनाब के डेल्टा वेरियंट का जो शिकार मरीज है उसके पूरे घर वालों को मजबूरन खुद को क्वारंटीन करना पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है? और जनाब अगर अवाम एहतियात नहीं कर रही तो आने वाले वक्त में सूरत हाल मजीद क्या हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर बारी साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो होने वाला है इजलास उसमें क्या फैसले हो सकते हैं, क्योंकि आप सिंध कोरोना टास्क फोर्स के हिस्सा भी हैं, तो आज मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ सामने आ सकती है या फिर जो पाबंदियां हैं उनको किसी और तरीके से मजीद सख्त किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आज मंगल को हमने जो ये मीटिंग की थी उसमें यही डिसाइड किया था कि हम जुमे को दोबारा मिलेंगे और फिर रिव्यू करेंगे डेटा को कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। अभी सूरत हाल जो है ना वो जा रही है, बढ़ाई की तरफ जा रही है, तो कोई ना प्लेटू आया है ना डिक्लाइन हो रहा है, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आज कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे, सख्त फैसले करने होंगे, जो कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी जा सकता है। जी बिल्कुल। आप खुद भी इसकी सिफारिश करेंगे सर? जी बिल्कुल, हम क्योंकि हम लोग तो जो आप लोग हमें और बाकी लोग हमें कहते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ना फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। मैं इसको जरा डिफरेंट कहता हूँ। मैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं ना ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। हमारे जो फ्रंट लाइन पे जो होते हैं ना वो आवाम होती है, और जो लोग होते हैं अगर वो बिहेव न करें और अगर वो लाइन टूटे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5 साल से नहीं कर रही, और ये जो वेव्स आ रही हैं पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी वेव आ रही है, ये उन्हीं की वजह से आ रही है। तो फिर ये जब टूटती है तो सारा लोड पड़ता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर। और अभी हालात ऐसे हैं कि हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो है ना इफेक्ट होना शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि ये ज्यादा बढ़े। सर ये जो हालात जिनका तस्करा आप कर रहे हैं कि अब हेल्थ वर्कर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो मैं जरा समझना चाह रहा हूँ ये जो चौथी लहर है ये पिछली 3 लहरों से कितनी मुख्तलिफ, अगर सिर्फ आप अपने अस्पताल के हालात देखते हुए मुझे बता सकें, जो पेशेंट्स यहाँ पर आए हैं कितने फीसद पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, और क्या उसी तनासुब से लोग आ रहे हैं? बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है या इसमें खवातीन, बच्चे, ये भी आपको बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं? क्या स्टैट्स बता रहे हैं? मुख्तलिफ है पिछली लहरों से? मुख्तलिफ है डेफिनेटली। एक तो ये है कि इसमें जो है ना ये बहुत जल्दी फैल रहा है। इसकी जो है ना ये 1200% ज्यादा तेजी से फैलता है बनिस्बत अल्फा वेव के और बीटा वेव के। तो ये जो है ना वेरिएंट के, तो ये जो है ना, और अभी जो है ना मिक्स पॉपुलेशन है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं। कितने फीसद बच्चे हैं सर जो इस लहर में मुतासिर हुए हैं? कितने फीसद बच्चे आपके पहले के मुकाबले में जो है ना समझे कि पहले तो 1% होता था, अब ये 5-6% के ऊपर आ गया है बच्चे। 5-6%। दूसरी जो चीज है कि 90% लोग वो हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है।
90% वैक्सीनेटेड नहीं है। 10% जो लोग हैं जिनको 1 या 2 वैक्सीन की डोज लग चुकी है, और लेकिन ये जो 10% अफेक्ट हुआ है जो वैक्सीनेटेड है, ये जो है ना इनकी मॉडरेट डिजीज है, ये सीवियर डिजीज में नहीं है। इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम है और ये 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो जरा सीरियस भी है। एक अच्छी बात अभी इससे ये है कि वेंटिलेटर पे अभी इतना लोड नहीं पड़ा है। कोई तकरीबन 96-97 मरीज पूरा कराची में जो है वेंटिलेटर के ऊपर है, जबकि हमारे पास कैपेसिटी 450 वेंटिलेटर की कराची में है। लेकिन अगर सर इससे मुतालिक क्लैरिटी मुझे चाहिए, बिकॉज कल कासिम सुमरो साहब ने कहा था 450 वेंटिलेटर्स हैं और 425 पर मरीज हैं। नहीं, 450 मरीज है, उस बेड के ऊपर मरीज है, वेंटिलेटर के ऊपर 96 है जो है ना, जिनको वेंटिलेटर लगा हुआ है। और बेड तो आईसीयू का बेड है जिसमें हाई ऑक्सीजन भी का मरीज भी जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको वेंटिलेटर पर डालना हो। तो अभी यही स्ट्रेटेजी मंगल के दिन प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल वाले बैठे थे सब मिलके के जो सूरत हाल पर आ रही है, जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है अस्पतालों में, तो हमको बेड्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी दोनों साइड पे, पब्लिक सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में भी। और यही स्ट्रेटेजी थी कि जो हाई फ्लो पे बेड्स हैं, एचडीयू बेड्स ज्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि वहां पर लोड ज्यादा आ रहा है। सही है। ठीक, डॉक्टर साहब एक बात और बताइएगा, कल भी हम जब बात कर रहे थे इस टॉपिक पर तो हमें तो ये सुनने को मिला कि अब हॉस्पिटल्स में गुंजाइश खत्म हो गई है। अब अगर कोई पेशेंट, उसका कोई अटेंडेंट कॉल करता है किसी हॉस्पिटल में तो कहा जाता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज द सिचुएशन एट इंडस हॉस्पिटल? देखिए, इंडस हॉस्पिटल आपको पता है, इंडस हॉस्पिटल आफगान हॉस्पिटल तो प्राइवेट सेक्टर का और ये पब्लिक सेक्टर का, इसमें दीज आर द फर्स्ट हॉस्पिटल जो कि भरे जाते हैं और फिर आखिर में खाली होते हैं। ये प्रेफर्ड साइट है तो ये हमेशा भरे रहते हैं। अब ये सूरत हाल है कि हमारे अपना जो कोविड यूनिट है वो पूरा भरा हुआ है, हमारी इमरजेंसी में सारे बेड्स भरे हुए हैं। हमको एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ रहा है इमरजेंसी में लोगों को स्टेबलाइज करने के लिए और फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में करने के लिए। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है, जितना हॉस्पिटल है, इंटरलाफान है, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है, ये तो भरे हुए हैं। कुछ जो छोटे हमारे सिविल हॉस्पिटल में जगह है, ये जो कुछ कोरंगी का हॉस्पिटल है, लियाकताबाद है, न्यू कराची है, कतर है, उनमें अभी जगह है। लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो वहां पर भी अब ये जो है ना बढ़ने शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ डेल्टा वेरिएंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। इत्तलात यही हैं या हमने भी अभी तक यही पढ़ा है कि अगर घर के किसी एक शख्स को डेल्टा वेरिएंट हो जाता है, वो इसमें मुब्तला हो जाता है, तो पूरे घर को मजबूरन क्वारंटीन खुद को करना पड़ जाता है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है बनिस्बत पहली, दूसरी और तीसरी लहर की अगर हम बात करें। देखिए, इसमें तो एक ये बहुत ही एक तो ये कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है। मतलब पहले 5-6 दिन में इफेक्ट होता था, ये 1 से 1.5 दिन के अंदर इफेक्ट हो जाता है और घर के घर पूरे के घर इन्फेक्ट हो जाता है जी, पूरा खानदान इन्फेक्ट हो जाता है। तो उसने जिसमें सिम्टम्स आए उसने तो टेस्ट करा लिया, बाकी लोग टेस्ट नहीं कराते, क्वारंटाइन कर देते हैं कि वही होगा, PCR होगा। तो इसलिए अभी जो नंबर है हमारे पास, अगर 2000 है तो आप समझें कि उसको 3 अंडर रिपोर्टेड है। अंडर रिपोर्टेड तो सही है, लेकिन ये है कि बाकी टेस्ट ठीक है, लेकिन जाहिर है उससे हम ये तखमीना लगा सकते हैं कि अगर 30% पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है तो उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिविटी रेशो हो सकता है। सर एक बात मुझे और समझा दें, क्योंकि आपने जाहिर है तमाम लहरों में देखा है जिस तरह से मरीज रिपोर्ट होते आए, जिस तरह के सिम्टम्स के साथ होते आए हैं, उसमें जिन जिन मरीजों की खुदा न खास्ता डेथ्स होती आई हैं, अगर हम डेल्टा वेरिएंट के साथ जो सिम्टम्स हैं और वो जो पेशेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहा है, तो ऐसा मामला है सर कि डेल्टा वेरिएंट में जान लेने की सलाहियत कई गुना ज्यादा है? वैसे नहीं, देखें डेथ इतनी उस हिसाब से नहीं हो रही। इसमें एक जो चीज है ना जिसमें थोड़ा सा वो डिफरेंट है दूसरे वेरिएंट्स के साथ, कि ये टिपिकल सिम्टम नहीं आ रहे। अब सिंपल बुखार हुआ किसी को और उसने अगर टेस्ट करा लिया एप्रीहेंशन में कि कहीं मुझे PCR वो ना हो, कोविड ना हो, तो वो पॉजिटिव आ रहा है। खाली सर दर्दी किसी को मुस्तकिल हो रही है, किसी को डायरिया सिर्फ हो रहा है, किसी का सिर्फ गला खराब है, तो वो है। लेकिन फिर तेजी से अगर उसी वक्त डॉक्टर से रुजू कर लेते हैं तो इसकी हॉल्ट हो जाता है, लंग्स इससे अफेक्ट होते हैं, लेकिन उस पर नहीं हो रहा है जिस तरीके से पहले हो रहे थे। तो अगर जल्दी वक्त पे हॉस्पिटल आ गए तो इस पे रिकवरी अच्छी है, लेकिन अगर डिले किया तो फिर ये जो है ना फिर लंग्स में अफेक्ट होना शुरू होता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। आप गुफ्तगू कर रहे थे एग्ज़ाम कोई भी हो, एहतियात ही इसका वाहिद हल है। जब भी हम कोरोना वायरस की बात करें, स्पेशली अब तो बच्चे जो हैं 5 से 6% जो हैं बच्चे मुतासर होना शुरू हो गए। ये बच्चे हर घर की जान होते हैं, इन बच्चों का बाहर भी आना जाना होता है। शुरू में ये हो रहा था जनाब के बच्चे जो हैं वो इस वायरस से मुतासर नहीं हो रहे, लेकिन चौथी लहर के दौरान बच्चों की ज़िंदगियों का जो है, बच्चों की ज़िंदगियाँ वो भी ख़तरे में हैं, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है वायरस और ये हर किसी को अपनी लपेट में ले रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लग रही है। ऐसे में उनके वालिदैन जो हैं, क्या एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए? ये ऐसे में वायरस से मुतासिर होने का कितना खतरा है, स्पेशली बच्चों के लिए? आज इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? थैंक यू। अच्छा, जब भी हम किसी वायरस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अब आजकल में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, चौथी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है और बच्चे भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। यस। तो इन माय प्रैक्टिस जो मैं खुद ही देख रही हूँ कि जिन ख़ानदान में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं आ रहे हैं टेलीमेडिसिन पर, जिनकी फैमिलीज़ में कोविड है और जिनकी बच्चे भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने मेरे कॉलीग्स के साथ भी बात किया है अस्पतालों में, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ केसेस हैव गॉन अप, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं अस्पताल में, मगर द अमाउंट इज़ नॉट द सेम एज एडल्ट्स। ठीक है। अच्छा। अभी तक इतना शदीद नहीं है जैसे लेकिन डॉक्टर साहब पहले की निस्बत बच्चे अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जस्ट इन केस, ये तो है कि बच्चे रिपोर्ट होंगे एक मामला, लेकिन जाहिर है बच्चों से मुतालिक हम पहले दिन से ये बात करते हैं कि रिसेप्टर्स उनके वीक होते हैं तो वायरस अटैक नहीं करता, लेकिन अब वायरस शक्ल बदल रहा है, वो वीक रिसेप्टर्स पर भी अटैचमेंट उसकी हो रही है। तो थोड़ा समझाएं कि बच्चों के मामले में वालिदैन इस वक्त क्या एहतियात करें, यानी चौथी वेव, डेल्टा वेरिएंट, बच्चे मुतासर हों चाहे ना हो, वो कैरियर तो फिर भी होते हैं, क्या एहतियात तरफ से जो है वो क्या एहतियात बरतनी? फर्स्ट थिंग के इम्यूनाइजेशन, अगर बच्चे को टीका नहीं लग सकते, वालिदैन को टीका लग सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ है, बहुत सारी घरों में एल्डर्स आर नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड, हेजिटेशन हो रही है। चंद घरों में सिर्फ आधी खानदान वैक्सीनेट हो रहे हैं, नाना नानी दादा दादी नहीं वैक्सीनेट हो रहे हैं क्योंकि वो बुढ़े हैं, उनको डायबिटीज़ है, अल्जाइमर्स है, तो लोग डर रहे हैं उनको टीके लगाने के लिए। ये लोग हैं जो शदीद बीमार हो रहे हैं। ठीक है। और अगर बीमारी अंदर आती है घर में तो इसी तरीके से फैलती है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपने सारे घर को टीके लगा दिए तो दूसरी चीज़ है, इट्स जो हमने पहले से ही बोला है, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग। हमने फर्स्ट दिन से यही बोल रहे हैं और आज के लिए यही है इंस्ट्रक्शन। ठीक है। हमारी ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, पीपल आर गेटिंग फटीग्ड, लोग थक गए हैं कोविड वायरस सुन के। और अब तो ऐसे हो गया ना, कहते कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं जो देख रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं कि हाँ हमने तो पॉजिटिव टेस्ट किया था, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी पॉजिटिव टेस्ट किया था, उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ, तो ये कुछ नहीं है, लेट्स जस्ट गेट इट ओवर विथ, लेट्स जस्ट गेट इन्फेक्टेड एंड गेट इट ओवर विथ। ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि द डिजीज़ डजंट चूज हु गेट्स सिवियर एंड माइल्ड इलनेस, क्योंकि बच्चों में बहुत शदीद बीमारी भी हो रही, बच्चे में कावासाकी टाइप डिजीज़ भी हो रही है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट, वी नीड नॉट टू बिकम लैक्स, हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। तो वही चीज़ें जो हम आपने कावासाकी की बात की, क्योंकि ज़ाहिर है इससे मुतालिक हमने 2 बार सेगमेंट्स किए, तो आपके पास भी ऐसे बहुत से पेशेंट सामने आए हैं, कावासाकी रिपोर्ट हुआ है ज़्यादा कराची में? नहीं। तो आई नो डॉक्टर हु स्पेशलाइजिंग इन कावासाकी, वो उन्होंने बोला है कि हम देख रहे हैं बट इतने ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इतने ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे। और अगर हम बच्चों के इसमें हमने देखा कि लाहौर में बहुत ज़्यादा फैक्ट कि हम देखने हैं, दिस इज मोर देन नथिंग। ठीक है। बिकॉज़ कावासाकी इतना ज़्यादा नहीं बात और समझाइएगा, मगर द फैक्ट दैट वी आर सीइंग इट, लेकिन फिर भी है। ठीक। डॉक्टर साहब, बच्चों की इम्यूनिटी से मुतालिक अगर हम बात करना चाहें कि इम्यूनिटी बच्चों की कितनी मजबूत हो सकती है, कैसे की जा सकती है, उनकी डाइट कैसे इस वक्त रखी जाए, इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि बच्चों की ज़्यादा इम्यूनिटी उस तरह से नहीं होती जैसे बड़ों की, क्योंकि उन्हें फिर आदत भी होती है बाहर जाने की, बाहर खेलने की। तो द थिंग इज, ये जो देयर इज नो मैजिक पिल, देयर इज नो मैजिक बुलेट, कोई स्पेशल चीज नहीं है। वही चीज है जो मैं शुरू से बोलती हूँ, बच्चे को टाइम पर सोना चाहिए, 7:30 8 डिपेंडिंग ऑन द एज, उम्र के मुताबिक।
बच्चे को सही से खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, सही से बैलेंस डाइट, नो जंक फूड, एक्सरसाइज। बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कोविड के वजह से हम सिर्फ घर में बैठे हुए हैं। आई एम लाइक, हम पार्क्स नहीं जाते, मगर मैं रोड पर वॉक अराउंड द ब्लॉक या गार्डन में खेलते बंद है, स्पेशली कराची में। हाँ, तो मगर घर के बाहर थोड़ी देर के लिए ले जाए। हाँ, तो मैं रोड पर वॉक करती हूँ या गार्डन में खेलते हैं या कुछ, यू कैन थिंक ऑफ समथिंग, कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज़ें देखो, एंड आई नीड टू रीइंफोर्स। मैं फिर से बोलती रहती हूँ, बट ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के लिए, मैं इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करती हूँ, और वो हैरान हो जाती जब मैं बोलती हूँ स्लीप टाइम, मील टाइम एंड प्ले टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बना लें आप। और रूटीन इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। पिछले साल में हमारी जितने भी चिल्ड्रन मिस्ड वैक्सीनेशन, नाउ द EPI has done a very good job of catching up के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। मगर मेरे साथ में भी बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी बच्चे के टीके डिले किए। अच्छा। और फिर इसके साथ क्या होता है, हम मीजल्स आउटब्रेक देख रहे हैं, पोलियो टीके ने डाल रहे हैं तो पोलियो देख रहे हैं। तो यू नीड टू कीप द रूटीन इम्यूनाइजेशन और एडल्ट्स को साथ लेके चलना ना आपने। अब ये नहीं करना कि एक को पकड़ लिया तो दूसरी को आपने छोड़ दिया। और लोग सोचते हैं कि मैं बच्चे को कोई खुद ही टीका नहीं लगा रहे, मगर कोई स्पेशल बुलेट चाहिए, मैजिक बुलेट बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जब हम बच्चों की हिफाजत की बात करते हैं, मुझे समझाएं कि जिस घर में लोगों का बाहर ज़्यादा आना जाना है, ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फिर वो आके बच्चों को पकड़ते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए उन घर वालों को, स्पेशली जहाँ ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा बाहर आना जाना है? तो जब आप बाहर जा रहे हैं, आपको सही से, देखिए मेरे पास मास्क है, आई हैव द KN95, मैं वो सर्जिकल मास्क नहीं पहन रही हूँ, ठीक है। सही से मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। जब आप काम पर जा रहे हैं, हमारे पास भी IRD में वी रिड्यूस, वे ऑल वर्क फ्रॉम होम, ज़्यादातर काम की जगह में वो वर्क फ्रॉम होम चल रही हैं। अगर आपको काम में जाना है तो आपको देखना है कि आप अपने काम करने वाले से थोड़ी सी दूर रहना चाहिए। खाने के वक्त ख़ास तौर पर जब मैं कभी कभार देखती हूँ, मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ कि लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर जब खाना का वक्त आते हैं ना, सब इकट्ठे बैठकर मास्क ऑफ और बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और अगर आप हाई रिस्क एनवायरनमेंट से आ रहे हैं तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बच्चे से और वल्नरेबल पॉपुलेशन से दूर रहें। और ये है कि हम चौथी लहर में ज़्यादा बच्चों को मुतासर होता हुआ देख रहे हैं एज कम्पेयर टू पहली, दूसरी या तीसरी। मगर द चीज़ जो है, आर दे गेटिंग मोर इन्फेक्टेड और आर वी टेस्टिंग मोर? ये सबसे अच्छी बात इन्होंने की है ना। लेकिन फिर भी घर वालों को है, क्योंकि बच्चे तो वो है ना कि वो तो सुनते नहीं है, तो ये जिम्मेदारी भी वालिदैन पे आयद होती है कि उनके इम्यून सिस्टम को कैसे उन्होंने बेहतर करना है, ये एहतियात कैसे करनी है। बेहद और बहुत सारे लोग सोच रहे कि बच्चे में माइल्ड मॉडरेट है तो क्या परेशानी है, मगर मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए कि हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में ये क्या कितनी तबाही फैला सकता है ना। हम तो एक के बाद एक वेव का सामना करें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू कर रही थी। सो वालिदैन जो है अपने बच्चों का ज़्यादा खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर बच्चे जो इस चीज़ में मुब्तला नहीं होते तो फिर भी वो बाहर जाते हैं, खेलते ज़रूर हैं, और फिर ये बीमारियाँ फैलने का ज़्यादा सबब बन सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। बात करते हैं 2021 की। लाहौर का नौजवान अपने घर की छत पर खड़ा होकर बारिश का लुत्फ उठा रहा था कि अचानक हुआ ये बादल गरजे और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। घर वालों को समझ में नहीं आता कि फौरी तौर पर हुआ क्या है, आखिर इस पर बिजली गिरी है या छत पर पड़ा कोई बिजली का तार जो है इसे छू कर गुजरा है। बज़ाहिर नौजवान का हाथ जो है बुरी तरह जख्मी हुआ था। डॉक्टर से जब चेकअप करवाया गया तो मालूम हुआ कि जो जख्मों की नौयत है वो कुछ ऐसी है कि ये जो लड़का है इसका हाथ काटना पड़ेगा। जब जाहिरी सी बात है एक जवान लड़के के हाथ काटने की बात हो तो जो घर वाले हैं, स्पेशली जो माँ है, उन पर इस तरह की जो खबरें होती हैं वो बिजली बंद कर गिरती हैं। मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सो जो डॉक्टर्स ने कहा वो किया गया। लेकिन इसके बाद ये जो नौजवान है इसकी ज़िंदगी ने क्या रुख इख्तियार किया, इसके बाद इस नौजवान की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई और रोज़मर्रा के जो मामूल हैं उनको वो किस तरह से सरअंजाम देता रहा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मेरे जहनों में मौजूद होंगे। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात देंगे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद अपनी रिपोर्ट में। लाहौर के मां जाहिद
26 साल के थे जब बिजली के शदीद झटके ने एक ही लम्हे में उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। आसमान से जमीन पर आ गिरे। इस बारे में मास के करीबी दोस्त और बायोनिक्स रिसर्च सेंटर के CEO अवैस कुरैशी का कहना है कि मास उन लोगों में से नहीं जिनका इरादा टूट जाता है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मौज भाई के आर्म की हमें इतला मिली। मौज भाई ने कोऑर्डिनेट किया हमसे, क्योंकि जब उनको आर्टिकुलेट किया गया आज से कोई एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले इनको करंट लगा। करंट लगने के बाद जब इनका हाथ आर्टिकुलेट किया गया तो इन्होंने उसके बारे में मालूम किया कि कहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बायोनिक्स को रेकमेंड किया। जब बायोनिक्स की रिकमेंडेशन इनकी तरफ गई और इन्होंने इसके बारे में मालूम किया तो मौज भाई ने जब हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमने मौज भाई को कहा कि ठीक है आप कराची आएँ, हमसे रब्ता करें। मौज भाई जब कराची आए तो हमने जब मौज भाई को देखा तो हम बहुत मुतासिर हुए उनसे, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी इंस्पिरेशन थी, जो उनका चार्म था, जो उनकी एक एनर्जी थी, उस एनर्जी ने हमें इस बात पे बांधे रखा कि मौज भाई के लिए कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़ हम डेवलप करें। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक वो प्रोस्थेटिक से पहले वो कहते थे यार मैं गिटारिस्ट हूँ, तो वो गिटार बजाने के बहुत शौक रखते थे। तो मौज भाई के लिए हमने पहले एक टूल डेवलप किया जिससे वो गिटार बजा सकें। इन द मीनवाइल वो अपने गिटार के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, हमने वो प्रोस्थेटिक डेवलप किया। और मौज भाई आज दुनिया के वो उन पहले वाहिद शख्स ऐसे हैं जिन्होंने एक रोबोटिक आर्म को यूज़ करते हुए गिटार प्ले किया, और ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइल किया। जैसे आप अपने एक शू वेयर करते हैं वैसे ही आप अपने एक प्रोस्थेटिक आर्म को वेयर करें, आप अपना हाथ उसके अंदर डालें, वो आपके ब्रेन से सिंक्रोनाइज हो जाता है, और सिंक्रोनाइज होकर वो वैसे ही मूवमेंट करना शुरू करता है जैसे आप चाहते हैं। अगर आप चाहें आपकी फिंगर बंद हो, आपकी फिंगर बंद जाती है, आप चाहें आपका हाथ खुल जाए, आपका हाथ खुल जाता है। और इस पे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए ना कि सिर्फ हमने अभी तक उन पेशेंट्स के लिए किया था जिनका एल्बो के नीचे प्रोस्थेटिक अवेलेबल नहीं था, जिनका एल्बो के नीचे एम्पुटेशन थी, बल्कि अब हमने उन लोगों के लिए भी प्रोस्थेटिक डेवलप कर लिया जिनका एल्बो जॉइंट भी नहीं है। मास अपने मसनूई बाजू के साथ वक्त गुजरने के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी के सारे काम करने लगे, जिनमें गिटार बजाना और कार चलाना भी शामिल हैं। मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी, और वो थी एक ऐसी शरीके सफ़र की जो मास को उनके मसनूई बाजू के साथ कबूल कर सके। और फिर एक दिन वो भी आया जब मास की ये दुआ भी कबूल हो गई। एक्चुअली जो मेरी मिसेज़ हैं ये एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली वो मेरी लाइफ में आई, ठीक है। तो उन्होंने एक शो किया कि मुझे भी अच्छा लगा उनसे बात करके, तो ये उसके बाद जाके फिर जब एक कराची में आना हुआ, क्योंकि बेसिकली तो मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। कराची आना हुआ मेरा 100 दफ़ा, यहाँ पे बायोनिक्स थी उसी के लिए, बायोनिक काम के लिए। तो फिर क्या कहते हैं उनसे एक दफ़ा मीटिंग हुई, तो फिर उसके बाद फर्दर यहाँ तक बात आई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक निकाह के बंधन में आ रहे हैं। देखिए मेरा एक्चुअली सिनेरियो ऐसा था ना कि मुझे इतराज़ वाला बंदा चाहिए ही नहीं था, मुझे एक्चुअली इवन सिंपैथेटिक बंदा भी नहीं चाहिए था, ठीक है। मुझे अपना लाइफ पार्टनर मैंने, क्योंकि अपने आप को जब मैं सिंपैथी से नहीं देखता, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, इवन सब लोग ही, ठीक है। तो जब मैं वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं करता, तो जब यहाँ से भी मेरी वो आई ना, जब इनसे मेरी बात हुई, एक वाइब मैच हुई, ठीक है, तो वही चीज़ थी कि यार इंशाल्लाह एक अच्छी लाइफ गुजर सकती है साथ। मैंने इस रिलेशन के लिए सब कुछ जानते हुए, देखते हुए मेरी फैमिली और मैंने मास को एक्सेप्ट किया, और मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह खुश रहूँगी हमेशा। 27 साला मास जाहिद के साथ जो हादसा हुआ वो उनका नसीब था, मगर इस हादसे के बाद माज ने जिंदगी से हार नहीं मानी, और आज भी उनका सफर आगे और सिर्फ आगे ही की जानिब रवा दवा है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अब बड़ी खुश नसीबी होती है, बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर शामिल हो जाए जो कि आपको हर तरह से एक्सेप्ट करे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, सियासी मैदान का रुख कर लेते हैं, जिसमें आजकल बड़े शाबाश मिल रही है किसको? फिरदौस आशिक अवान साहिबा को। जी हाँ जी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हो या फिर सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब, अपोजिशन जमातों को मुसलसल अपसेट का सामना रहा है। ख़ास तौर पर ये इंतखाबात नून लीग के लिए कुछ अच्छा पैगाम नहीं लेकर आए, लेकिन लीगी रहनुमा मुसलसल जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं हुकूमत पर, इंतखाबी अमल को मानने से इनकारी नजर आते हैं। आखिर मैं न मानूंगी ये रट क्यों बरकरार है और क्यों बदलती नहीं है? हर इलेक्शन के नताइज के बाद ऐसा क्यों होता है कि इल्जामात की बौछार हो जाती है? इस समय दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआवनी खुसूसी बराए वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। फिरदौस साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हर बार ऐसा होता है कि जो जमात हार जाती है ना
वो जीतने वाले पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है, धांधली हुई है, पर्चियाँ चली हैं और जनाब अपनी मर्जी से वोट डाले गए हैं। जब इलेक्शन के बाद ऐसे हम इल्ज़ाम सुनेंगे या इलेक्शन के नताइज को कबूल ना करने की रवायत बरकरार रहेगी, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन या फिर जो इलेक्शन का निज़ाम है उसकी शफाफियत कहाँ रह जाती है? क्योंकि इल्ज़ामात की बौछार है, ना तो इलेक्शन शफाफियत की बात होती है, ना ही इलेक्शन कमीशन की बात होती है, कारकर्दगी पर भी सवालात उठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान में ये इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत इंतखाबी अमल चल रहा है, हर वो हुकूमत जो इलेक्शन जीतती है और जो अपोजिशन उसके बाद मार्ज़ वजूद में आती है, वो एक ही रट लगाती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। क्योंकि जमहूरियत के अंदर सबसे अहम जमहूरी रवैये हैं और जमहूरियत की रूह ये है कि आप उन आवाम के फ़ैसलों को कबूल करें और आवाम की राय का एहतराम करें। लेकिन चूँकि यहाँ जो इलेक्शन में धांधली और वोट चोरी होने की रवायात रही हैं, यहाँ पे पिक एंड चूज़ के ज़रिए क़यादतें बनती रहीं, हुकूमतें बनती रहीं और ख़त्म होती रहीं, तो ये एक रवाज और एक तरीका वारदात जो माजी में चलता रहा, उसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो PMLN रही। क्योंकि 3 दफ़ा 2/3 से ज़ायद अक्सरियत जो जिस जमात ने ली वो PMLN है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 दफ़ा 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बने। तो लिहाजा ये तासुर देना कि भाई किसी मखसूस जमात ने या PTI ने कहीं इलेक्शन चुराया, तो PTI तो पहली दफ़ा हुकूमत में आई है और एक साफ शफाफ इंतखाब के ज़रिए आई है। इसके साथ अब इसको कैसे हम एड्रेस करें, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके लिए एक फार्मूला हल दिया है। वो हल क्या है कि हमें हर हाल में इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है फिरदौस साहिबा, लेकिन मरीम नवाज ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। वो कहती हैं कि कुछ खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई हैं, लेकिन उस पर तहकीकात नहीं हुई, उस पर नोटिस इलेक्शन कमीशन ने लिया नहीं है। तो आप क्या ऑफर करती है इलेक्शन कमीशन को कि आप मुआवनत करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगा जो भी तहकीकात होनी है उसमें? इलेक्शन के अंदर एक रेगुलेटर जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको बाख्तियार, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाकर इन तमाम जो रवैये और इल्ज़ाम तराशियाँ उससे निजात हासिल की जा सकती है। तो अपोजिशन को चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सलूशन दिया है, जो ऑप्शन दिया है, जो रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा एजेंडा दिया है, उसको अपनाएं और इन रिफॉर्म्स के साथ हुकूमत की मुआवनत करके पार्लियामेंट से इनकी मंजूरी करा के वंस फॉर ऑल इस मसले का हल तलाश कर लें। अदरवाइज़ ये मैं ना मानूँ कि जो रट है वो कौम के कानून में इसी तरह रस घोलती रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ही सिर्फ वाहिद इस तकलीफ़ से निजात का, इस दर्द से छुटकारे का मरहम है। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, हमने देखा कि चंद रोज़ कबल जो है शेख रशीद साहब ने कहा कि हम सिंध में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे और इसका उन्होंने दावा भी किया था। अब हम क्या समझें कि आज़ाद कश्मीर में कामयाबी के बाद अगला जो टारगेट है PTI का वो सिंध पर हुक्मरानी का है? क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में खान साहब जो हैं सिंध के जो अंदरूनी इलाके हैं, अंदरूनी सिंध का दौरा भी करेंगे। एक वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK, वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और ओवरऑल सिंध के अंदर भी उसकी जड़ें जो हैं वो पनप रही हैं और वो एक वफाक की आवाज़ और जमात बन के पाकिस्तान की कौमी सलामती और मफाद में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। तो सिंध के अंदर जो सिंधी पिस रहा है, जो सिंधी गुर्बत का शिकार है, जो सिंधी इस वक्त पसमानदगी के अंदर घिरा हुआ है, उसकी भी तकदीर सिर्फ और सिर्फ PTI बदल सकती है और इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में नए सिंध का जन्म होने जा रहा है।
फिरदौस आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा पीटीआई की जड़ें पनप रही हैं सिंध में, जो हमने 2018 के इंतखाबात में कराची की सिचुएशन देखी है, क्या हम पूरे सिंध की देखेंगे? क्या आपको लगता है जैसे पंजाब में तब्दीली आई है बिल्कुल वैसे ही तब्दीली सिंध में भी आ जाएगी? देखिए, तब्दीली लोग लाते हैं, तब्दीली अवाम लाते हैं, तब्दीली सोच की तब्दीली के साथ जुड़ी होती है। तब्दीली का जो माइंड सेट है वो आपकी अपनी जो है वो इनर सोच के साथ जुड़ा, आपके ज़हन के साथ जुड़ा, आपके अमल के साथ जुड़ा एक ऐसा रोड मैप होता है जिसको हर शहरी जो है अपने तौर पे आगे बढ़ाता है। लेकिन हुकूमतें जो होती हैं, पार्टियां जो होती हैं, वो अल्टीमेटली उस सोच की आबियारी करती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध के अंदर उस तरक्की और खुशहाली की सोच को तक़वियत देने के लिए ना सिर्फ पुरज़म है बल्कि वज़ीर आज़म की क़यादत में उन सिंधियों को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिला के तरक्की और खुशहाली की राहों पे डालने के लिए पीटीआई जो है वो हर तरह से मुतहर्रिक है और आने वाले दिनों में सिंध भी इंशाल्लाह पीटीआई का गढ़ बनने जा रहा है। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, मुझे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा उस सवाल का जवाब चाहिए जिसका अवाम इंतज़ार करती है कि आखिर जवाब कब मिलेगा कि महंगाई कब कम होगी, क्योंकि अवाम महंगाई से परेशान नज़र आते हैं। मुनाफाखोर एक जानिब अपनी जेबें भरते हैं, दूसरी जानिब अवाम को लूटा जा रहा है। एक टाइगर फोर्स बनाई गई थी जिसने चेक एंड बैलेंस रखना था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ वो टाइगर फोर्स अभी जिंदा है, काम कर रही है, कहाँ पर है? देखिए, तब्दीली लोग लाते हैं, तब्दीली अवाम लाते हैं, तब्दीली सोच की तब्दीली के साथ जुड़ी होती है। तब्दीली का जो माइंड सेट है वो आपकी अपनी जो है वो इनर जी सोच के साथ जुड़ा, आपके ज़हन के साथ जुड़ा। ठीक है फिरदौस आपा, ये ज़रा तब्दीली से मुताल्लिक आप बात करें फिरदौस आपा। लेकिन मैं चाह रहा था जो महक बात कर रही है ना कि बात तब्दीली की तो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुनाफाखोर जेबें भरते हैं उस पर ज़ाहिर हमने रमज़ान में सेगमेंट्स किए और उसके हवाले से हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ज़ाहिर इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि वो नींदें उनको नहीं आती। ज़ाहिर इस पर हम बात करते हैं, बट एनीवेज जी थैंक यू वेरी मच फिरदौस आपा, आप साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाजरीन बढ़ते हैं आगे और इस साल तो हमने बात की, लेकिन अब ज़रा बात हम एजुकेशन से मुतालिक करते हैं और बात हम करते हैं कि तालीम का फ़रोग़ किस किस तरीके से मुमकिन हो रहा है। और स्पेशली जब हम रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं, जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जब ऐसे इलाकों की बात करते हैं जहाँ या तो स्कूल ना हो, जहाँ या तो उस्ताद ना हो, यहाँ पहुँचना मुश्किल हो, तो ऐसे में अगर मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर लूँ या मैं इंटीरियर सिंध की बात कर लूँ, उन इलाकों की उन सहराओं की बात कर लूँ जहाँ पहुँचना खासा मुश्किल, और वहाँ पर अगर आपको हम ये दिखाएं कि ऊंट के ज़रिए किताबें जा रही हैं, ऊंट के ज़रिए तालीम का फ़रोग़ हो रहा है, तालीम की फ़राहमी, इसके जब मुख्तलिफ़ तरीक़ों की बात करते हैं तो आपको दिखाएंगे ऐसी ऊंट लाइब्रेरी जो गांव-गांव जाकर बच्चों में किताबें तकसीम करती है। बलूचिस्तान, गवादर और थर, इसमें ऊंट लाइब्रेरीज़ बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का ज़रिया बन रही हैं। बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल ज़िला केट से ताल्लुक़ रखने वाली रहीमा जलाल और समाजी इदारे ने मिलकर ये काम शुरू किया। इस बेहतरीन कदम पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट की रहीमा जलाल और प्रोग्राम्स मैनेजर अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी आमना हसन काजमी साहब ने। आप दोनों का हम वेलकम कहेंगे। आमना साहब, पहले आप बताइएगा इस प्रोग्राम से मुताल्लिक कैसे इसका आगाज़ हुआ, ये सोच किसकी थी और अब इसमें कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दावत दी और इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के बारे में बात करने का मौका दिया है। ये पाकिस्तान में तो नया आइडिया है और पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन दुनिया में पहले से मौजूद है। कुछ चीज़ें हैं जो नई हुई हैं पाकिस्तान में, जिसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक मुसन्निफ़ा है इंटरनेशनली, मार्गरेट रूअर्स, उनकी एक किताब है माई कैमल इज़ अ लाइब्रेरियन, जिसमें ये जिक्र हुआ है कि इथियोपिया और मंगोलिया में ऐसी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। उसमें उन्होंने, क्योंकि अलिफ लैला की और भी बहुत सारी मोबाइल लाइब्रेरीज हैं, एक बस है दास्तान गो, एक वैन है, 3 रिक्शा लाइब्रेरियां हैं, बाइसाइकिल लाइब्रेरी है, तो उन्होंने हमारी दास्तान गो को भी उस किताब में मेंशन किया था, उसके बारे में बताया था। तो तब हमें मालूम हुआ था कि दुनिया में कैमल लाइब्रेरीज भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसके करने के बारे में सोचा नहीं था। तो फिर हमें जुबैदा जलाल साहिबा और रहीमा जलाल साहिबा ने कॉन्टैक्ट किया कि आपकी मोबाइल लाइब्रेरीज हैं और हम इस तरह बलूचिस्तान में बच्चों के लिए कैमल लाइब्रेरीज करना चाहते हैं, तो आपकी मदद चाहिए और शराकत से अगर हम ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कर सकें तो क्या करना होगा। तो उस पर फिर हमने शुरू में ज़ाहिर है कुछ इतने फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे कि किस तरह से इसको करें, बच्चों तक लेके जाएं। तो एक इदारा है जूडिथ रीडिंग रूम जो कि बहुत बच्चों के लिए काम करते हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने हमारी मदद की कि हम इसकी पहली लाइब्रेरी सेटअप कर सकें, जिसके लिए हमने किताबें दी, पॉकेट लाइब्रेरी दी। पॉकेट लाइब्रेरी ऐसी है जो कैमल के ऊपर दोनों तरफ से डाल दी जाती है और उसमें किताबें हो जाती हैं, और साथ पपेट्स थे, प्रॉप्स थे, पपेट थिएटर था, कुछ बच्चों के लिए चटाइयाँ और कुशन्स थे ताकि वो आराम से बैठ के उस पर पढ़ सकें। तो ये पूरा सेटअप डिज़ाइन करके हमने फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट को भिजवाया कि वहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे किन गाँवों में जाएगी, कहाँ पर होगी, और फिर ये लाइब्रेरी, पहली लाइब्रेरी जो है वो सेटअप हुई और चलने लगी। ये अक्टूबर 2020 की बात है, पिछले साल, और 6 महीने में अब 6 लाइब्रेरीज हो गई हैं और ये काम इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और मुख्तलिफ गाँवों में, मुख्तलिफ सैराक के इलाकों में, बलूचिस्तान में, सिंध में ये चल रही है। बिल्कुल आमना, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कौन कौन से ये गांव हैं जहाँ पर ये सहराई जहाज पहुँच चुका है और लोग जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, अगर हम उन गाँव के नाम जान जाएं। जी बिल्कुल। बेसिकली ये शुरू हुआ था मंद बलूचिस्तान से, जहाँ पर फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट चलाती हैं, और यहाँ पर ये 4 गांव हैं जिनमें ये जाता है, और उसके बाद ये पहुँचा है बारखान डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर ये कोई 10 से 12 जगहें, मतलब मुख्तलिफ टाउन्स हैं जिधर ये जाता है। फिर गवादर के 2 मुख्तलिफ इलाके हैं, एक पलड़ी बाजार का है और एक दूसरा इलाका है, जिसमें फर्दर कोई आप समझ लें कि 5-5 ईच बाजार में जगह हैं जहाँ पर ये जाता है। थर में मिठीपुर जगह है, वहाँ पर जाता है, और इस तरह ये सारे मिला के कुल आप समझ लें कोई 3000 बच्चों तक टारगेट करता है, और 20 से ऊपर गाँव हैं जहाँ पर जाता है। जब ये ऊंट लाइब्रेरी किसी गांव में पहुंचती है, बच्चे भाग के ऊंट की तरफ लपकते हैं? बच्चे इतना खुश होते हैं, वो एक जुलूस सा बन जाता है और इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जब तक लाइब्रेरी जाकर अपनी जगह पर ठहरती नहीं है वो उसके साथ साथ चलते हैं और फिर उसको वापसी पे छोड़ के भी आते हैं। और हर बच्चे का ये मतलब इंसिस्ट करते हैं कि हमारे घर आए या हमारे घर के सामने आ जाए, इलाके में आ जाए, तो बहुत बहुत खुश होते हैं। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ज्यादा बच्चे इससे रिश्ता जोड़ रहे हैं और इसके साथ खुश होते हैं, किताबें लेते हैं, उसके मतलब उस पर लपक ही जाते हैं। बिल्कुल भागते हैं, लपकते हैं। मुझे जरा ये बताएं कि जी आप अपनी बात में मुकम्मल कीजिएगा आमना, साथ में बताइएगा कि कितनी दफ़ा तो ऐसे भी होता होगा या हुआ होगा किसी ऐसी जगह पर ये ऊंट पहुंचा हो कि जिन बच्चों ने पहले किताब ना देखी हो। जी बिल्कुल, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, और इसको पिछले साल जब शुरू किया था तो बल्कि वहाँ से बात शुरू करते हैं कि क्योंकि कोरोना वायरस शुरू हुआ था और स्कूल्स बंद हो गए थे, तो उस दौरान हम सोच रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कि बच्चों तक कैसे किताबें पहुँचेंगी, कैसे ये सिलसिला जारी रहेगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है और किसी तरह वो पढ़ नहीं सकते। तो इनका तो ये भी है कि कुछ ऐसे गांव हैं जिन्होंने किताब देखी ही नहीं है, और उन तक पहुंचना और उन तक ये चीज़ें लेके जाना। बल्कि एक और चीज़ आपको बताऊंगी, 3 महीने ये चलती रही तो उसके बाद हमने एक बेसिकली एक बैग डेवलप किया जिसका नाम टेक बैग है। उसमें टैब्स हैं, पुराने टैब्स लोगों के जो वो दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उसको दोबारा से ठीक करके और उनके साथ सोलर पैनल की बैटरीज बनाई हैं और उनको जोड़ के इन बच्चों के लिए भेजा है कि किताबों के साथ साथ उन्हें ऑडियो वीडियो एड्स और जो लेटेस्ट जितनी चीज़ें हैं वो भी वहाँ सहरा में भी वो चार्ज भी कर सकें और उनको देख भी सकें। फिर हम उनको रोटेट करते हैं बच्चों के लिए। ये जो आपने ऑडियो वीडियो की बात की आमना, तो वो रीजनल लैंग्वेज का भी फिर ख्याल रखा गया है? जी बिल्कुल। जहाँ पे आप बात करें ना कि बच्चों तक किताब पहुंची ही नहीं है, वहाँ पे उनको लैंग्वेज भी ज़ाहिर है नहीं आती और उनकी अपनी लैंग्वेज में वो समझते हैं। तो अभी 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने कुछ किताबें उनकी लैंग्वेज की भेजी, कुछ वीडियोस उनकी लैंग्वेज, जो डेटा ऑलरेडी बना हुआ है, मौजूद है, वो हमने किया। लेकिन अब हम अपने बलूचिस्तान के बहुत सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सारी किताबें जो हमारे पास मौजूद हैं, एंड उनको फिर नए मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन में बलोची में, और बलोची भी कई तरह की बोली जाती है, तो उसके अंदर हम उन इलाकों के हिसाब से उनको ट्रांसलेट करें कि बच्चों के लिए भेज सकें, स्पेशली उनके लिए जो अर्ली रीडर्स हैं जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर वो लोकल लैंग्वेज से पहले सीखेंगे और फिर उर्दू की तरफ आएंगे आगे और फिर आगे जाके बाकी लैंग्वेजेस की तरफ, तो बेहतरी होगी, क्योंकि उनका एक जो रिश्ता बनता है किताब से वो बेहतर बनता है। वरना मुश्किल हो जाता है। विजुअल लैंग्वेज तो अपनी तरफ मौजूद है जिसको आप दिखाते हैं बच्चों को, बहुत सारी कहानियां तो तस्वीर से ही बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बलोची का भी बहुत इसमें किरदार है और हम उस ज़बान में
में क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है तो उस पर अब और भी काम कर रहे हैं। और फिर बच्चे समझ जाते हैं ना कि किताब बेहतरीन दोस्त है और साथ ही साथ ऊँट भी उनका दोस्त बन जाता है। बेहद शुक्रिया आमना, आप गुफ्तगू में बड़ा अच्छा कदम है ये कि मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को एटलीस्ट आप तालीम से जो है वो आरास्ता कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा मुआशरे के उस हिस्से की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी किफ़ालत करना, जिनका सहारा बनना, जिनकी ज़िम्मेदारियों को उठाना। इस बात का सबूत है कि आप दुनिया में ही जन्नत कमा लेते हैं। यतीमों का सहारा बने, क्योंकि इससे बढ़कर कोई और सहारा जो है आप बन ही नहीं सकते हैं। दुनिया यतीमों से खाली नहीं है, बल्कि हम करोड़ों यतीम और बेसहारा बच्चे ऐसे देखते हैं जो कि सहारों की तलाश में हमें नजर आता है। गाड़ियों और वर्कशॉप्स जो हैं दीगर वहाँ पर काम करते नजर आते हैं, गाड़ियों के वर्कशॉप्स पर सड़क के बीचों बीच हमें फूल बेचते नजर आते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते नजर आते हैं। ये जो महरूमी है ना, जो शुरू से उन्होंने पैदा होते साथ ही, यानी जब आंख खोली तब से जो ये महरूमियाँ इन्होंने देखी है ना, इन फूल जैसे बच्चों का जो बचपन है, जो कि हमेशा हम कहते हैं ना कि बच्चों का बचपन बड़ा मासूम होता है, शरारतों से भरा होता है, लेकिन इन बच्चों का जो बचपन है वो जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। ऐसे बच्चों का सहारा बनना, ऐसे बच्चों की किफ़ालत करना और उनकी किफ़ालत के लिए बैतुल इस्लाम मैदान में आ गया है। बच्चों को दीनी और जदीद साइंसी तालीम से आरास्ता करने, मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने और गरीबों के लिए सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल है बैतुल इस्लाम। और बैतुल इस्लाम ने नए प्रोग्राम साहिबान का आगाज़ किया है, जिसका मकसद यतीमों की हर किस्म की ज़रूरियात को पूरा करना है, चाहे वो उनकी ज़िंदगी की कोई भी ज़रूरत हो, जैसे तालीमी अखराजात है, जैसे कोई भी दीगर ज़रूरत है, तो बैतुल इस्लाम इन बच्चों का सहारा बनेगा। इसी प्रोग्राम से मुताल्लिक जो है मैं मज़ीद जानना चाहूँगी और इसी प्रोग्राम से मुताल्लिक मज़ीद बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डायरेक्टर प्लानिंग बैतुल इस्लाम मोहम्मद फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। जो आप काम कर रहे हैं, जो जिस प्रोग्राम का मैंने अभी जिक्र भी किया है, मुझे लगता है कि ये तौफीक अल्लाह ताला किसी किसी को देते हैं और किसी किसी के नसीब में दुनिया में जन्नत कमाने का मौका आता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और हम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, ये हमारा फरीज़ा है। ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारा फरीज़ा है कि हम जिस तरीके से अपने बच्चों को, अपने भाई बहन का ख्याल रखते हैं, उस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं वो सारे हमारे बच्चों का ख्याल रखना, चाहे वो यतीम हैं, चाहे वो बेघर हैं, चाहे वो गरीब हैं, किसी सूबे से हैं, किसी इलाके से, वो सारे हमारे बच्चे हैं। और उनकी फ़िक्र, उनकी तालीम, तरबियत, उनको मुल्क का मेमार बनाने की ज़िम्मेदारी ये हमारे कंधों पर है बहैसियत माशरा। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बैतुल ने जिस तरीके से बिल्कुल महक और बैतुल सलाम ने जिस तरीके से काम किया है, माजी में हमने कई इनके प्रोग्राम से मुताल्लिक डिस्कशंस भी किए हैं। और स्पेशली अगर हम उसकी बात करें कि राशन के लिए कोई जाए, वो ख़ुद राशन लेकर आए, यानी उसे पे भी नहीं करना, वो राशन लेकर भी आ रहा है। तो ऐसे बड़े डिफरेंट स्टेप्स इन लोगों की जानिब से लिए गए हैं। फराज साहब, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि ये जो साहिबान प्रोग्राम है, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है, एज ब्रैकेट क्या रखी गई है? और फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऐसे यतीम बच्चे को जानता हूँ तो क्या मैं भी उसके रजिस्ट्रेशन में एक अहम किरदार अदा कर सकता हूँ? क्या तरीक़ेकार है? जी बिल्कुल। इसमें मैं इससे पहले थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बैतुल इस्लाम ये एक तरीके से इस वक्त हम अपने माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल, जैसे कोविड का मसला है जिसको हम इमरजेंसी लेते हैं, मगर ये अपनी ज़ात में एक मसला है। मैं 3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँगा और उससे आपको इन आदात से आपके नाज़रीन को अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन है क्या। इस वक्त 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी तालीमी निज़ाम से वाबस्ता नहीं है पाकिस्तान में। ये बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के अंदर हैं और हमारे माशरे का 44% हैं। ये 44%, 44%। जी ओके। तो एक ये नंबर है। और ये बच्चे जो आपके नाज़रीन है, उम्मीद करता हूँ कि सबके बच्चे स्कूल जा इंशाअल्लाह। तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो 10 साल के बाद ये 44% बच्चे वो होंगे जो किसी तालीमी तरबियती निज़ाम से नहीं गुजरे हैं। और फिर हमारे इकोनॉमी, हमारे माशरे के ऊपर जो बाकी बच्चे स्कूल आज जा रहे हैं उनके ऊपर एक बर्डन होगा। नंबर 2, अब इन बच्चों में से आप अगर देखें तो तकरीबन 4.5 मिलियन बच्चे ऑर्फन्स हैं। अच्छा। अब 40 एक तरफ 22.8 मिलियन, एक हम बात कर रहे हैं 4 मिलियन की, और ये 4.5 मिलियन, ये भी कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। अगर हम चले जाते हैं पसमानदा इलाकों के अंदर,
तो वहाँ पर तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती है पैदा होने के बाद, तो यतीम तो बहुत दूर की बात है, डेथ सर्टिफिकेट उनके वालिदैन का होना मिलना। तो इस चीज़ की अवेयरनेस की और इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो बैतुल-इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट का जो पहला मिशन था, वो पहला मिशन तो ये है कि जी पूरे पाकिस्तान में तालीम को इतना आसान कर दिया जाए, एक्सेसिबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी को। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त तकरीबन हमारे 400 के करीब मुख्तलिफ तालीमी मराकज़ हैं जो काम कर रहे हैं, और स्कूलिंग सिस्टम है जो कि प्राइमरी से लेकर अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है, और उसमें 40,000 के करीब बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और मुकम्मल फ्री तालीम है वो। इसमें रेसिडेंशियल और बोर्डिंग भी है, तो वो भी फ्री है। अच्छा। लेकिन अभी जो ऑर्फन्स हैं, ये वो ऑर्फन्स थे, इसी वजह से साहिबान प्रोग्राम को स्टार्ट करना जो है वो एक इमरजेंसी के तौर पर हमने इसको लिया, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये निगलेक्टेड बच्चे हैं, ये जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जा रहे हैं। तो इनको फोकस करके इंगेज करना, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब और ज़लज़लों से नहीं बन जाते। ये एक रेड़ी वाला, एक रक्षा चाहने वाला, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, कुछ हो जाता है, अब वो बच्चा यतीम है, उसके रोज़गार भी घर का चला गया, अब वो या तो स्ट्रीट चाइल्ड बन जाएगा या फिर वो कहीं गुम हो जाएगा और उसका हमारे सिस्टम में कोई एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम का मकसद साहिबान का बिलखुसूस यही है कि इन बच्चों के ऊपर हम अपनी तवज्जो मबजूल करें, उनको रजिस्टर करें। हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है कि आप किसी भी यतीम बच्चे को जानते हैं, उसका पहला राइट तो ये है कि हमारे सिस्टम में उसकी एंट्री हो, उसका बेफॉर्म बने। इस वक्त सिर्फ 33% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका बेफॉर्म बनता है, तो वो आमतौर पर पढ़े लिखे घरानों के होंगे और बाकी कोई नहीं होगा, तो उनका बेफॉर्म बने, उनके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट हो। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, और वो किसी भी तालीमी इदारे के साथ वाबस्ता हों, 12 साल से कम उम्र के हों। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो हमारे ऑफिस कराची में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, फैसलाबाद में, किसी भी ऑफिस में वो आ जाएं। हमारे कराची में इमदादी मरकज़ है, उसी इमदादी मरकज़ पे आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो UN नंबर है 0211129 उस पर रब्ता कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ जो तरीके आपने बताए उस तरह से यतीम बच्चे जिनको आप सड़कों पे देख रहे हैं या मांगते हुए देख रहे हैं, आप उनका सहारा बन सकते हैं इस तरह से कि आप उन्हें रजिस्टर करवा सकते हैं। फराज साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू का। जनाब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ को अहम खबर देंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने की सिफारिश सिंध हुकूमत की सिफारिश के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। देखिए, दरख्वास्त गुजार एक सीनियर वकील हैं और उनका ये कहना था कि इस तरह की कोई जबरी पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत को अगर जबरी तौर पर किसी किस्म की पाबंदी लगानी हो और वैक्सीन के लिए पाबंद करना है शहरियों को, तो उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लाया जाए, कोई कानून साजी की जाए। इसके बगैर ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। तहम अदालत ने ये रिमार्क दिए हैं कि कोरोना का जो पेशेंट है वो 200 लोगों को मुतासिर कर सकता है। कोई आम वबा नहीं है। अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। ज़हनी बीमारी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पर आने वाली परेशानियों से निपटना भी ज़रूरी है। मुश्किल हालात में खुद कैसे हम जो है अपने आप को मलामत करते हैं या खुद से नफरत करने लग जाते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। इस पर हम बात करते हैं। लेकिन अगर बड़े इस तरह की किसी बीमारी में मुब्तला है तो बच्चों पर उसका कितना असर होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर आज हम बात करेंगे। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से डॉक्टर ताहा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो यही सवाल पूछना चाहूँगी जिसका वीडियो में जिक्र है कि अगर वालिदैन ज़हनी बीमारी में मुब्तला है तो बच्चों पर कितना असर अंदाज ये बीमारी कर सकती है, बच्चे किस हद तक इन अमराज में मुब्तला हो सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जाहिर है हमारी जो परवरिश की बुनियाद होती है वो हमारे वालिदैन हैं, और हमारे वालिदैन की अगर ज़हनी सेहत मुतासर होती है तो फिर परवरिश पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि इवन जो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे जिनमें ये मसले बाद में पाए जाते हैं ज़हनी अमराज के, उनकी वालिदैन के साथ ताल्लुकात में कोई मसले होते हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है। तो हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा, कि वालिदैन अपने बच्चों को ये मसले देते हैं, फिर वो आगे देते हैं, वो आगे देते हैं। और ये सिर्फ मौरूसी नहीं है ये, लेकिन ये रवैयों की वजह से होते हैं। कि अगर लेट्स से कोई वालिदैन बेहतर हो जाएं, अपना इलाज करवा लें, तो फिर वो रोक सकते हैं
उसको आगे अपने बच्चों को ये अजियत पहुंचाने से। सो ये इसका ये है बिल्कुल। तो ताहा जो आप मशवरा क्या देंगे वालिदैन को, क्योंकि आजकल हमने देखा जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई कि इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि वालिदैन ये सोचें कि अच्छा हम भी किसी जहनी बीमारी में मुब्तला है, कोई डिप्रेशन हो जाए, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना जिसकी वजह से आपको सर का दर्द है, तो ये वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा मशवरा होता है कि खुद वालिदैन अपना एहतसाब कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कुछ निशानियां होती हैं, और देखिए अगर कोई वालिद या वालदा अपने बच्चों पे अपना गुस्सा उतार रहा है या उतार रही हैं, तो अमूमन उनको पता होता है कि यार इससे बच्चे को नुकसान हो रहा है, लेकिन उस वक्त उनकी जो ज़हनी कैफियत ऐसी होती है, उनके जज्बात इतने इंतहा पे होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कोई भी इंसान बुरी परवरिश नहीं करना चाहता, लेकिन उनके जो उस वक्त जो हालात होते हैं, कोई टेंशन में गुजर रहे हो, कोई मसले हो, तो उसकी वजह से ना वो सोचे समझे बगैर दूसरों पर निकालना शुरू कर देते हैं। सही? अच्छा। तो ये तो सबसे पहले तो है जी पहचानना कि भाई ये हो रहा है, और उसके बाद फिर स्टेप्स लेनी चाहिए। अच्छा, और ताहा जो बच्चे ऐसे माहौल में पलते हैं जहां माँ बाप दोनों डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उन बच्चों में किस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं? एक तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, दूसरा ये वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से वो मुआशरे का हिस्सा नहीं बन पाते, या वो अच्छा करना भी चाहते तो वो अच्छा कर नहीं पाते? देखिए अगर एक पौधा है उसको आप पानी नहीं देंगे, उसको अगर आप सही फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो फिर वो ना तो वो उस तरह फिजिकली बन पाएगा और ना तो वो मुरझा जाएगा। और इसी तरह जो बच्चे जिनके वालिदैन को ये मसले होते हैं, तो उनके साथ भी यही होता है, वो भी जहनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी के शिकार, उनके स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उनकी जॉब काम करने की सलाहियत मुतासर होती है, और वो उनके रिश्ते कायम करने की सलाहियत मुतासर होती है। तो वो खुद भी फिर आगे जाके रिश्ते कायम करने में उनको दुश्वारी होती है, और फिर उनको निभाना भी मुश्किल होता है। अच्छा। तो यही मतलब वो भी फिर इसके शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा ताहा, एक लास्ट में मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि अगर हम देखें कि बच्चे बचपन से देखते आ रहे हैं कि माँ बाप जो है उनमें नाचाकियाँ चल रही हैं, कभी साथ हैं कभी साथ नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनके अंदर जो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, जैसे कि आपने कहा कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा नहीं बन सकते, हम उन बच्चों को कैसे इन मसाइल से निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए आजकल, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये काफी जो अभी लेट्स से जो 20-30 साल के भी लोग हैं, उनके जो वालिदैन जो बुजुर्ग हैं, वो भी इन मसलों का शिकार हैं। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको वालिदैन, और एक पॉइंट ये आता है कि जब आपके वालिदैन है वो खुद बच्चों की तरह बन जाते हैं, आपको जो बच्चों को एक वालिदैन का हक अदा करना पड़ता है कुछ घरानों में। बिल्कुल। तो इस केस में ऑफ कोर्स ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये सफर अकेला ना करें। अगर आप इसमें मुब्तला हैं, अगर आप इससे गुजर रहे हैं, अपने अजीजों से राब्ता करें, और अगर कोई है नहीं आपकी जिंदगी में ऐसा, तो हमसे राब्ता करें। ठीक है ताहा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और ये लिए जो है बड़ा ज़रूरी होता है। तो जनाब अभी शुएब भी मेरे साथ मौजूद है, बड़े खामोश शुएब आप मुझे लग रहे हैं। क्या मसला है जनाब, क्या मसला है, इतने खामोश क्यों है, सवाल क्यों नहीं किया आपने? वाकई बड़ा खामोश हूँ, बड़ा चुप सा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ। बड़े भारी दिल के साथ आज शो की क्लोजिंग करूँगा महक, आज क्लोजिंग मैं करूँगा नाजरीन। क्यों? क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत सफ़र मेरा समा के साथ रहा, टीम समा के साथ रहा, टीम नया दिन के साथ रहा। कभी जब मैं सोचता था कि जब ऐसा लम्हा आएगा, जब ऐसा दिन आएगा, जब ऐसा वक्त आएगा, ऐसा शो आएगा कि मुझे ये अनाउंस करना पड़ेगा कि ये मेरा आखिरी शो है, तो मैं सोचता था अच्छा मैं ये बात करूँगा, मैं वो बात करूँगा, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास अल्फाज वाकई ख़त्म हो चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ और बोलता ही चला जाता हूँ, लेकिन आज वाकई मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, शुक्रिया अदा करूँ तो किसका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि समा ने मुझे बनाया। 2016 जब मैं एज एन एंकर समा कराची टीम का हिस्सा बना, मुझे वो दिन भी याद है, जो चंद माह बाद मुझे नया दिन दिया गया कि नया दिन आपको करना है। मेरे लिए वो भी एक बड़ा दिन था महक, कि जब मुझ पे ट्रस्ट किया गया कि एक ऐसा शख्स जिसका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसने कभी कोई शोज़ नहीं किए थे, जिसने कभी न्यूज़ एंकरिंग नहीं की थी, शायद मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था, बल्कि यकीनन नहीं था, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट किया गया, मुझे नया दिन का सेट दिया गया, जिस सेट पर आज आप मौजूद हैं। इस सोफ़े से, इस सेट की दरो दीवार से मुझे बहुत मोहब्बत है, इसके हर रंग से मुझे मोहब्बत है। नया दिन मेरे यहाँ बसता है, समा
टीवी मेरे यहाँ बसता है। समा टीवी इज़ माई सोल, इट्स इन माई हार्ट, इट विल ऑलवेज बी इन माई सोल एंड इन माई हार्ट। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समा का, टीम नया दिन का। अली इमरान भाई हमारे प्रोजेक्ट हेड मुझे हमेशा समझाते रहे, बताते रहे, सिखाते रहे। कई जगह पर मैं गलत होता था तो फिर मुझे इनसे रहनुमाई मिलती थी। मेरे टीम मेंबर्स, बड़े प्यारे टीम मेंबर्स, मेरे भाइयों की तरह, अब्दुल्ला, शाहरुख, काशिफ, मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। कई बार मैं गुस्सा करता था, ये मुझे बर्दाश्त कर जाते थे। और जो मेरे साथ बैठी थी, आज इस विंडो में तो मेरे साथ हैं लेकिन सोफे पे हम साथ नहीं हैं, महक असलम। महक असलम से बहुत रिश्ते हैं, को होस्ट, को एंकर के साथ साथ मेरी नेबर, मेरी बहन, बल्कि आज़ान भाई की वजह से भाभी, बहुत रिश्ते। हमने बहुत वक्त साथ इस तरह से गुजारा कि महक, आखिरी जो टाइम हमारा कराची में गुजरा वो तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आप और सिद्रा का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वाकई बहुत साथ दिया। महक, आई एम गोइंग टू मिस यू, आई एम गोइंग टू मिस समा टीवी, टीम नया दिन, और स्पेशली आपने तो बहुत साथ दिए महक, मेरा बहुत साथ दिए। और जब मैं बात करता हूँ समा टीवी की तो मैनेजमेंट का शुक्रिया, और जब बात मैनेजमेंट की है तो डायरेक्टर न्यूज़ फरहान मलिक साहब का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। मैं कहता हूँ फरहान साहब को कि आप किंग मेकर हैं, आप हमें किंग बनाते हैं, क्योंकि इस IFB के पीछे पूरी टीम की सपोर्ट जब होती है तो कई जगह पर ऐसा हुआ कि मुझे सपोर्ट फरहान साहब की मिली। फरहान साहब ने मुझे बनाया है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ महक, तो खालिद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हमेशा उनसे रहनुमाई हासिल करता हूँ। मैं बहुत से लोगों के नाम नहीं ले पाया लेकिन 2 नाम ज़रूर लूँगा कैमरे के उस पार, मोहम्मद इरफान तिरमेज़ी, जिनकी वजह से मेरे बहुत से सेगमेंट्स लोगों ने पसंद किए। नाज़रीन, ये मेरा आखिरी शो था लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही, वक्त ने चाहा तो जरूर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत खुश रहिए, अल्लाह नया दिन को बहुत तरक्की दे और मेरे बाद आने वाला जो शख्स यहाँ पर होगा वो नया दिन को बहुत आगे लेकर जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच समा टीवी एंड नया दिन। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया है और जनाब मंडे से आपको मुलाकात होगी एक नए दिन, नए चेहरे के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ देखें, अल्लाह हाफ़िज़।